Shut up and sit down. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। भारतीय संघीय पद्धति की विशेषताएं आइए देखते हैं। नंबर 1, टू टियर गवर्नमेंट, द्वितीय सोपानीय सरकार। You must have heard that there are two sets of government created by the Indian Constitution. One for the entire nation called the Union Government or Central Government, and another for each unit or state called the State Government. आपने यह सुना होगा कि भारतीय संविधान के द्वारा दो स्तरों पर सरकारों का प्रावधान किया गया है। एक सारे देश के लिए, जिसे केंद्रीय सरकार कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तथा दूसरी प्रत्येक इकाई यानी राज्य के लिए, जिसे राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। समटाइम्स यू मे ऑल्सो फाइंड द रेफरेंस ऑफ अ थ्री टायर गवर्नमेंट इन इंडिया because besides the union and state governments, local governments, both rural and urban, are also said to constitute another tier. अब देखिए, कभी कभी आपने भारत में त्रिसोपानीय सरकार, थ्री टायर गवर्नमेंट की चर्चा सुनी होगी, क्योंकि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के अलावा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय सरकारों का एक अलग सोपन होता है। बट कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया हैज़ अ टू टियर गवर्नमेंट, किंतु संविधान के अनुसार भारत में द्विसोपानीय सरकार है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलोकेट सेपरेट सेट ऑफ पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट एज दीज कंटिन्यूज टू बी अंडर देयर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। स्थानीय सरकारों को अलग अधिकार क्षेत्र नहीं दिए गए हैं, ये राज्य सरकार के अंदर ही काम करते हैं। फिर आता है आपका डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। लाइक अदर फेडरेशन, बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ एक्टिविटी। अन्य संघों की तरह भारतीय संघ में भी केंद्र तथा राज्य सरकारों को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। The Constitution clearly divides the powers between the two sets of governments so that the center and the states exercise their powers within their respective sphere of activity. उनके कार्य क्षेत्र को भी संविधान द्वारा निर्धारण किया गया है। संविधान द्वारा दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। कोई भी अपनी सीमा को नहीं छोड़ता या न ही दूसरे के कार्य क्षेत्रों का अतिक्रमण करता है। None violates its limits and tries to encroach upon the functions of the other. The division has been specified in the Constitution through three lists: the Union list, the State list, and the Concurrent list. अब देखिए, संविधान में तीन सूचियों द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है: संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। आगे देखिए, द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एटसेट्रा। संघ सूची यूनियन लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं, जैसे रक्षा, रेलवे, डाक एवं तार इत्यादि। द स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 66 सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंटरेस्ट सच एज पब्लिक हेल्थ, पुलिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एटसेट्रा। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के 66 विषय हैं, जैसे लोक स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय स्वशासन आदि। The concurrent list has 47 subjects such as education, electricity, trade union, economic and social planning, etc. समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं, जैसे शिक्षा, बिजली, श्रम संघ, आर्थिक एवं सामाजिक योजना इत्यादि। On this list, both the Union
government and the state governments have concurrent jurisdiction. इस सूची पर केंद्र तथा राज्य सरकारों का समवर्ती अधिकार क्षेत्र है. However, the Constitution assigns those powers on the subjects that are not enumerated under Union List, State List, and Concurrent List to the Union Government. हालांकि संविधान ने ऐसे विषयों को जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में नहीं आते हैं, केंद्र सरकार को सौंपा है. Such power are known as residuary powers. ऐसे अधिकार को अवशिष्ट अधिकार residuary powers कहा जाता है. If there is any dispute about the division of powers, it can be resolved by the judiciary on the basis of the constitutional provisions. यदि शक्ति विभाजन के संबंध में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जाता है. फिर आता है written constitution, लिखित संविधान. As we have earlier seen, India has a written constitution which is supreme. जैसा हम लोग पहले ही देख चुके हैं, भारत का एक लिखित संविधान है जो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है. It is also the source of power for both the sets of government, the union and the state. यह केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के लिए शक्ति का स्रोत है. ये दोनों ही These governments are independent in their spheres of government. ये दोनों ही सरकारें अपने अपने शासन क्षेत्र में स्वतंत्र हैं. Another feature of a federation is the rigid constitution. अब देखिए, बोल रहा है एक और विशेषता यह है कि ये जो संविधान है वह अनमनीय है, रिजिड है. Although the Indian Constitution is not as rigid as the US Constitution, it is not a flexible constitution. As mentioned earlier, it has unique blend of rigidity and flexibility. अब देखिए, भारतीय संविधान जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह रिजिड नहीं है, अनमनीय नहीं है. यह एक नमनीय संविधान है, फ्लेक्सिबल है, इसमें बदलाव किया जा सकता है. अब इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में आपको बताए थे, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? Whereas there have been only 27 amendments in the Constitution of the United States of America since it was ratified on 21st June 1788, 120 amendment bills to the Indian Constitution since 26 January 1950 have been introduced, out of which 98 have become acts till January 2013. Source india.gov.in. क्या आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान में 21 जून 1788 को स्वीकृत होने के बाद केवल 27 संविधान संशोधन हुए हैं, लेकिन भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 से जनवरी 2013 तक 120 संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिनमें से 98 संविधान संशोधन अधिनियम बन चुके हैं. इसका स्रोत है india.gov.in. फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका. Another very important feature of a federation is an independent judiciary to interpret the constitution and to maintain its sanctity. संघीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका है. इसे इसलिए स्वतंत्र रखा जाता है ताकि वह संविधान की व्याख्या कर सके तथा उसकी पवित्रता को बरकरार रख सके. The Supreme Court of India has the original jurisdiction to settle disputes between the Union and the state. केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच के विवाद का निपटारा करना भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र है. It can declare a law as unconstitutional if it contravenes any provision of the Constitution. यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है
तो यह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है. The judiciary also has the power to resolve disputes between the union government and the state government on the constitutional and legal matters related to the division of power. अब देखिए, जो न्यायालय है उसके पास यह भी शक्ति है कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हुआ तो उसको मान लीजिए डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों के विभाजन से लेकर अगर कोई विवाद हुआ तो संवैधानिक तौर पर और कानूनी तौर पर उसका निपटारा किया जा सके. ठीक है.